वंदे मातरम। विद्यार्थी भाई और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं 7वीं इकाई को लेकर के। 7वीं इकाई में अगर देखा जाए तो वास्तव में कौन सी बात बताई है, इसमें क्या समझ मिलती है, यह बात हम पहले समझ लेते हैं। 7वीं इकाई जो है, जो यहाँ पर दी हुई है, इस इकाई में वाद विवाद के कुछ विषय दिए हैं। वाद विवाद मतलब किसी भी विषय पर कुछ चर्चा करना, जिसमें दो पक्ष मिल जाते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं और किसी एक विषय को लेकर के वो चर्चा करते हैं। अगर आपने देखा है तो पता होगा कि किसी विषय के पक्ष में और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। अपने मन में जो विचार उठते हैं और उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में, मतलब विरोध में, दोनों तरफ जो वाद विवाद, उसका तर्क वितर्क होता है, उसी को हम वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है पहले, कुछ उस विषय के पक्ष में और कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात रखते हैं। जो उस विषय के पक्ष में होगा वो सभी उस विषय के बारे में उसके पक्ष में बोलेंगे, और जो उसके विरोध में होगा, तो विपक्ष में होगा, वो उस प्रकार से तर्क अपना करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है। कोई भी वक्ता हो, जो बोलने वाला, वक्ता किसको कहा जाता है? जो बोलता है, बोलने वाला वक्ता है। तो वो अपने विचार जो है वो वहां पर रखता है सबके सामने। तो दूसरा वक्ता क्या करेगा? जो विपक्ष में है, आमने सामने वक्ता होंगे, जो बोलता है वो वक्ता, तो विपक्ष में जो वक्ता होगा वो भी कुछ बोलेगा। इस प्रकार से वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। इसमें मौका मिलता है कि आप किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, किस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये जो बात है वो यहां पर समझने को मिलती है। दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो लिखी हुई बात कुछ नहीं है, लेकिन दो चित्र दिए गए हैं किताब में। अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि इसमें दो चित्र दिए हैं। एक चित्र गांव का बता रहा है और दूसरा चित्र है शहर का, यानी कि नगर का चित्र है। अब चित्रों के आधार से इसकी चर्चा हम कर सकते हैं, चित्रों के आधार से इसकी बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और इसके ऊपर अगर हम वाद विवाद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दोनों चित्रों में भिन्नता है, बिल्कुल अलगता है। और वैसे भी अगर किताब में देखा जाए तो इस इकाई का नाम ही कुछ ऐसा दिया है कि सोच अपनी अपनी। हर एक व्यक्ति के पास दिमाग होता है, बुद्धि शक्ति होती है, और हर एक व्यक्ति क्या करता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार वो जो भी कुछ देखता है, हम देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन देखने के बाद हमारा जो सोचने का काम है वो होता है अपने दिमाग से। तो व्यक्ति ने जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ है उसके दिमाग में, वो बात सामने निकलती है, मुंह से वो निकालता है, मतलब वो बात कहता है। तो यहां पर शीर्षक ही कुछ इकाई का ऐसा दिया है कि सोच अपनी अपनी, और हर एक व्यक्ति, संस्कृत में एक कहावत है, तुंडे तुंडे मति ही भिन्न।
हर एक दिमाग में बुद्धि अलग अलग प्रकार के होती है, अलग अलग प्रकार से उसकी सोच होती है। दिमाग सभी के पास है, लेकिन सब अपने दिमाग का उपयोग अपने तरीके से करते हैं। तो यहां पर शीर्षक शायद इसीलिए ऐसा दिया है कि सोच अपनी 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 सोच के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार जो दृश्य आप देखते हैं उसमें हम सब साथ में मिलकर के अगर कोई दृश्य देखते हैं तो जो वस्तु उस चित्र के अंदर, जो बात मुझे अगर दिखाई देती है, हो सकता है कि वो आपको ना भी दिखाई दे, या तो फिर आपको जो दिखाई देता है हो सकता है कि वो मुझे ना दिखाई दे। मैं अपने तरीके से सोचता हूं और आप अपने तरीके से सोचते हैं। तो यहां पर जो दो चित्र दिए हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक गांव का चित्र है, सबसे पहले बाजू में नगर यानी कि शहर का चित्र है। गांव के चित्र में अगर देखा जाए तो इसमें नदी बह रही है, खास करके नदियां जो है गांव में, और नदियों की वजह से गांव की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो गांव में नदी बह रही है, उसके घाटों पर, जिसको हम किनारा भी कह सकते हैं, तो नदी के किनारों पर जो गांव में लोग रहते हैं वो वहां पर नहाते हैं। उसको नहाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, अच्छा साधन है उनके लिए तो ये कि वो नदियों में सीधा जाकर के नहा ले। तो नदियों में कुछ लोग वहां पर उसके घाटों पर नहाते हैं, कुछ कपड़े भी धोते हैं। चित्र में ये सब कुछ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। किताब में भी चित्र है और स्वाध्याय पोथी में भी इसके चित्र दिए हैं। तो कुछ कपड़े वहां पर धोते हैं, कुछ पानी भरते हैं। गांवों के लोग इस प्रकार से क्या करते हैं कि पानी भरने के लिए नदियों का ही उपयोग, सीधा नदी से पानी भर लेते हैं। जहां पर नदी है उस गांव की बात है, तो पानी भी कुछ भरते हैं और वहां पर सारा काम जो है कपड़े धोने का वगैरह वो काम वहां पर करते हैं। गांव में अगर देखा जाए तो कच्चे मकान होते हैं, पक्के मकान नहीं होते, पक्की छत नहीं होती उसकी ऊपर की जो छत होती है वो कच्ची खपरेल, जिसको गुजराती में आप नड़िया बोलते हैं, खपरेल से बना होता है उसका छत। तो वो ऐसी और कच्चे मकान गांव में होते हैं। लोग सामान्य कपड़े भी पहनते हैं, मामूली कपड़े पहनते हैं, कोई तड़क भड़क आपको वहां नहीं दिखाई देगी। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन सीधा सादा और सरल जीवन रहेगा, सरल जीवन होता है उनका। उनमें कोई शहरों की तरह, नगरों की तरह कोई तड़क भड़क नहीं होती है। यहां पर गांव में अगर देखा जाए तो गांव के वातावरण में बड़ी शांति रहती है, शांति का एहसास होता है, हमें शांति का अनुभव होता है। मानसिक शांति जिसको बोलते हैं हम, मानसिक सुख बोलते हैं जिसको, वो हमें गांव में ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि वहां वातावरण ही ऐसा इस प्रकार का होता है और इसकी वजह से वहां सुख, चैन, मानसिक शांति जो है उसका अनुभव हमें ज्यादा होता है। वातावरण ही वहां पर गांव का ऐसा होता है। दूसरा चित्र जो दिया है वो नगर का है। नगर के चित्र में अगर देखा जाए तो चौड़ी और दो तरफा सड़कें होती है, दोनों तरफ चल सके ऐसी दो तरफा सड़कें और चौड़ी होती है। तो ऐसी सड़कें हैं, पक्के मकान होते हैं वहां पर। हम जानते हैं कि अगर हम शहरों में रहते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें भी हम देख सकते हैं, ज्यादा मंजिलों वाली इमारतें ये शहरों में हमें दिखाई देती है, नगरों में हमें ये सब कुछ दिखाई देता है। पक्के मकान होते हैं यहां पर। सड़क पर वाहन हमेशा चलते फिरते रहते हैं। यहां पर जो चित्र दिया है उसमें भी शायद यही कुछ, ऐसा ही कुछ बताया है कि वहां पर यातायात, वाहन आते जाते रहते हैं, हमेशा रास्ते पर वाहन आप देख सकते हैं। और वाहनों के कारण जो मुख्य बात है वो शोर ज्यादा होता है। वाहनों के कारण वहां पर शोरगुल हमें ज्यादा सुनाई पड़ता है। जिस प्रकार से गांवों में एकदम शांति भरा वातावरण होता है वो वातावरण यहां शहरों में नहीं होता है। लोग आधुनिक वेशभूषा में आपको नजर आते हैं, विविध प्रकार के रंग बिरंगे और नए फैशनेबल कपड़ों में आपको लोग इन शहरों में नजर आते हैं।
वैसे अगर दोनों शहर और गांव दोनों का जीवन अगर दोस्तों देखा जाए तो उसमें भी बड़ा अंतर है। जैसे गांव के जीवन में हम देख सकते हैं कि गांव के जीवन में सादगी और सरलता दिखाई देती है। जो गांव के लोग होते हैं वो एक सादगी और सरलता से अपना जीवन बसर करते हैं। किसी प्रकार की बनावट या तो तड़क भड़क गांव में बिल्कुल नहीं होती। तड़क भड़क का वातावरण गांव में नहीं होता है। लोग शांति से अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम संभाल लेते हैं। वहां पानी के लिए नदी और कुएं का वो उपयोग करते हैं। कुआं होता है गांव में या तो नदी होती है, तो उसका ही पानी वो लोग पीते हैं। वे खेतों में जो उगाते हैं वो अपने अपने आप उगाए हुए अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। गांव में ये फायदा है रहने का कि ताजी सब्जियां, ताजा अनाज और अपने ही खेतों में उगाया हुआ उसको मिलता है, और उसी प्रकार से वो अपने ही खेतों की सब्जी या तो अनाज का उपयोग करते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जो जीवन होता है वो प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। प्रकृति की गोद में ही गांव बसा होता है शायद, तो प्रकृति के एकदम नजदीकी वातावरण गांव वालों को मिलता है, गांव में रहने वाले लोगों को मिलता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मानसिक सुख शांति के लिए गांव में रहना ही उचित है, या तो गांव में रहना ही ठीक है। यहां पर ऐसी ही कुछ बात इस चित्रों के जरिए हमें समझनी है। और नगर के जीवन में क्या होता है, तड़क भड़क ज्यादा होती है, बनावटीपन, दिखावा ज्यादा होता है। तड़क भड़क इतनी ज्यादा होती है कि हम बस उसी में बह जाते हैं। तो ये नगर का जीवन है, शहर का जीवन है। बनावट अधिक यहां मिलती है हमें। जो मानवता वास्तव में होनी चाहिए, मनुष्य का जो मूल स्वभाव होना चाहिए, उस स्वभाव के अनुसार ग्राम्य जीवन सही है। लेकिन शहरों में सब कृत्रिमता ज्यादा दिखाई देती है, बनावट ज्यादा दिखाई देती है। सभी लोग शहरों में आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहने हुए हमें नजर आते हैं कि फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, आधुनिकता की ओर, भौतिक सुख सुविधा जिसको हम बोलते हैं उसकी ओर जाते हुए लोग हमें यहां पर नजर आते हैं। वे सब पक्के मकानों में रहते हैं। शहरों के अंदर पक्के ही मकान ज्यादातर होते हैं, तो पक्के मकानों में रहते हैं। और पानी के लिए ज्यादातर शहर के लोग नल का उपयोग करते हैं, यानी कि नल का पानी पीते हैं। अनाज सब्जियां लाने के लिए बाजार से लाना पड़ता है। फल, सब्जी, अनाज वगैरह जो ऐसी चीजें हैं वो सब शहर के लोग जो है वो सब बाजार से खरीद कर ले आते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। मतलब अगर हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति, शोरगुल नहीं चाहिए, तो गांव अच्छा है। बाकी शहरों में हमेशा ये शोरगुल होता रहता है, आवाजें, वाहनों की आवाजें ऐसे आती रहती है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में सभी काम करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार से कोई नौकरी धंधा इस प्रकार से वहां करते हैं। नगर के जीवन में अगर दोस्तों देखा जाए तो शांति नहीं होती, शांति का वातावरण नहीं होता। अगर आप खुद अगर नगर में रहते हैं तो अनुभव करना, सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं, वहां से लेकर के रात को सोते हैं, तब तक का जीवन अगर आप देख ले तो पता चल जाएगा कि सुबह से शाम तक कितनी भागदौड़ मची रहती है शहर में। गांव में इतनी ज्यादा भागदौड़ नहीं होती। इसीलिए ये स्पष्ट बात है कि शांति का वातावरण या तो शांति हमें नहीं मिलती शहरों में। लोगों का जीवन प्रकृति से थोड़ा दूर होता है। शहर में रहने वाले लोगों को अगर प्रकृति का अनुभव करना है तो उसको प्रकृति की गोद में, जहां पर प्राकृतिक वातावरण है, वहां पर उसको जाना पड़ता है।
कुल मिला करके यहां पर अगर देखा जाए और दोनों का जीवन, शहर और गांव का जीवन देखा जाए, तो कुछ भौतिक सुख सुविधा के लिए, भौतिक सुख सुविधा की अगर हम बात करें तो उसके लिए शहर में ये सारी सुविधाएं मिल सकती है, तो उसके लिए शहर अच्छा है। जिस प्रकार से एक सिक्के की दो बाजू होती है, हमेशा दो बाजू वाला ही सिक्का होता है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी किसी भी बात को हम ले लेते हैं, या तो गांव की बात ले ले या तो शहर की बात ले ले, तो दोनों में फायदा और नुकसान, लाभ और हानि दोनों होता ही है। कुछ फायदे हैं तो उसके सामने कुछ नुकसान भी है, कुछ हानि भी है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। दोनों में ऐसा होगा, गांव में भी ऐसा होगा और शहर में भी ऐसा होगा। कुछ सुविधा मिलती है तो कुछ नहीं मिलती है। गांव में अगर ऐसी भौतिक सुख सुविधा की बात करें तो गांवों में ऐसी भौतिक सुख सुविधा कम मिलती है, उसके लिए शहरों में जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी अस्पताल है, बड़ी बड़ी पाठशालाएं है, बड़ी बड़ी कॉलेज है, तो ये सब अगर चाहिए तो उसके लिए तो शहर में जाना पड़ेगा, वो सब गांव में नहीं होगा। वातावरण वगैरह की बात करें तो वो गांव में अच्छा है। तो दोनों तरफ अपने अपने विचार हो सकते हैं, सभी के विचार, सभी के मन की बात अलग अलग हो सकती है। मुझे अगर ग्राम्य जीवन पसंद है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सबको ग्राम्य जीवन पसंद हो। भले शहरों में तड़क भड़क हो, दिखावा हो, बनावटीपन हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी को तो शहर का जीवन अच्छा लग रहा होगा। तो यहां पर यही बात है कि सबके विचार अपने अपने हैं, अपने अपने विचार से सभी लोग स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता से वो अपनी बात सोच सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से वो सोच करके वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, व्यक्ति अपने विचार दे सकता है, बता सकता है। यहां पर ऐसे ही चित्र देकर के कुछ ऐसे वाद विवाद की बात बताई है, वाद विवाद के लिए कुछ समझाया गया है। इसके अलावा इस इकाई में हिंदुस्तान अखबार में 5 अक्टूबर 2007 को एक आर्टिकल छपा था, एक बात छपी थी। किताब के अंदर दिया हुआ है सब कुछ, और उसके अंदर पृथ्वी जैसा एक ग्रह, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है उसी प्रकार से एक कोई दूसरा ग्रह, कोई नया ग्रह, पृथ्वी जैसा कोई नया ग्रह जन्म ले रहा है, मतलब नया बन रहा है। और उसका संशोधन किस प्रकार से हुआ, किस वैज्ञानिक ने किया, किस देश की प्रयोगशाला में यह सब हुआ, उसकी बात इसमें अच्छी तरह से बताई है। ये सारी बातें इसके अंदर हैं और उसके आधार से कुछ सवाल जवाब लिखने भी है कि बहुत दूर, वैसे तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, असंख्य ग्रह है जिसकी कोई पक्की गिनती भी अभी तक नहीं हो पाई है, और ऐसे में एक बहुत दूर पृथ्वी जैसा एक ग्रह जन्म ले रहा है, धरती जैसा एक नया ग्रह बन रहा है। उसकी बात यहां पर बताई है और उसके बारे में भी हम चर्चा थोड़ी सी कर सकते हैं। लेकिन वो जो अखबार में जो बात आई है वो पूरी बात इसमें छपी थी, जो वो यहां पर बताई है उसी प्रकार से बताई है कि आप उसमें से पढ़ करके अच्छी तरह से देख सको। वो सवाल के रूप में, सवाल जवाब के रूप में यहां पर वो बात बताई है। तो संवाद की बात दोस्तों इस प्रकार से हमें याद रखनी है कि संवाद किस प्रकार से किया जा सकता है, या तो फिर संवाद यानी कि बातचीत किसको कहते हैं। तो अब आपकी समझ में शायद आ गया होगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों के अनुसार दो पक्ष में बढ़ जाते हैं। कोई जिस विषय के पक्ष में बोलता है तो जो दूसरा है उसके विपक्ष में यानी कि उसके विरोध में बोलता है। मुझे प्राकृतिक सौंदर्य पसंद है तो किसी और को नहीं है, तो मैं प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में ही बोलूंगा, उसकी अच्छाई में बोलूंगा।
और जिसको वो पसंद नहीं है वो उसके विरोध में बोलेगा। इस प्रकार से आमने सामने वाद विवाद होता रहता है और इसी को संवाद कहते हैं। यहां पर ऐसे ही शैली में कुछ चित्रों के साथ इस कहानी को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, हम सब आने वाली इकाई में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।